स्टूडेंट, हमारा थॉर्नडाइक का सिद्धांत पूरा हो चुका था। अब हम देखेंगे पेवलोव का सिद्धांत, जो कि पेवलोव के सिद्धांत के प्रतिपादक पेवलोव ही हैं। ये एक शरीर शास्त्री थे और ये रूस के निवासी थे। इन्होंने ये सिद्धांत 1904 में प्रतिपादित किया था। पेवलोव के सिद्धांत के उपनाम हैं, जो कि हैं शरीर शास्त्री का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। ये किसी भी नाम से आ सकता है, आप लोगों को ये सारे ही नाम याद करने हैं। और इसका हम शैक्षिक महत्व भी देखेंगे। शैक्षिक महत्व में भय निवारण में सहायक, मतलब इसकी सहायता से किसी का डर दूर किया जा सकता है। समाजीकरण में सहायक, अनुशासन विकसित करने में सहायक, गणित के शिक्षण में भी सहायक है ये, और वृत्ति विकास में सहायक, और एक है स्वभाव व आदत निर्माण में सहायक। इसका शैक्षिक महत्व है, वो भी हम देखेंगे। तो आइए पहले देखते हैं पेवलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था, और आइए देखते हैं इसमें है क्या, उसके बाद ही मैं एक्सप्लेन करूँगी। पहले देख लेते हैं इसमें क्या है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में रूसी शरीर शास्त्री विद्वान I.P. पावलोव ने किया था। इस सिद्धांत को अन्य नामों जैसे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, प्रतिस्थापन अधिगम अथवा अनुबंधन अधिगम से जाना जाता है। कई नाम बताए हैं, मैंने भी काफ़ी बताए आपको, और इसमें 2-3 दिए हैं। इस सिद्धांत में उद्दीपक तथा प्रक्रिया का संबंध दिखाई देता है। देखिए, इस सिद्धांत में क्या दिखाया है कि पहले एक जो उद्दीपक होता है वो प्रतिक्रिया करता है, स्टिमुलस, मतलब पहले जो होता है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति प्रतिक्रिया करता है। उसके बाद जो कंडीशनल स्टिमुलस होता है उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। तो उस तरह से वो दिखाया हुआ है। तो अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम देख लेते हैं इसमें। अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना। उदाहरण, किसी वस्तु को देखकर बालक का डर जाना तथा चॉकलेट या मिठाई को देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ जाना। धीरे धीरे स्वाभाविक क्रिया बन जाती है। अतः जब अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया होती है तो वह अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। आपने देखा होगा, बच्चों को स्टार्टिंग में टेस्ट तो पता होता नहीं है ना। तो जब वो उस चीज़ को खा लेता है, मिठाई को खा के देखता है या कुछ भी चीज़ खा के देखता है, तो उसे टेस्ट का पता चलता है। तो बच्चों के कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होती है कि लार बन रही हो या कोई भी ऐसा एक्साइटमेंट नहीं होता है चीज़ के प्रति। लेकिन जब वो उसका टेस्ट 2-3 बार ले लेता है या चॉकलेट खा लेता है, तो उसको वो बिना खाए ही देखते ही उसके मुंह में लार बनने लगती है। तो वही इसका सिद्धांत है। आगे हम अभी देखेंगे इसमें कि कैसे प्रतिक्रिया होती है। H.W. बर्नार्ड ने इस सिद्धांत को इस प्रकार परिभाषित किया है। अनुकूलित अनुक्रिया उत्तेजना की पुनरावृत्ति द्वारा व्यवहार का संचालन है, जिसमें उत्तेजना पहले किसी अनुक्रिया के साथ होती है किंतु अंत में वह स्वयं उत्तेजना बन जाती है। लेस्टर एंडरसन के अनुसार उद्दीपक अनुक्रिया प्राणी की एक मूल प्रवृत्ति का एक भाग है, यानी सीखना है जब मूल उद्दीपक के साथ एक नया उद्दीपक दिया जाता है, और कुछ समय बाद जब मूल उद्दीपक को हटा लिया जाता है तब यह देखा जाता है कि नए उद्दीपक में भी वही अनुक्रिया होती है जो मूल उद्दीपक से होती थी। इस प्रकार अनुक्रिया उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाती है। आइए देखते हैं, ये प्रयोग के बारे में दिया हुआ है। पेवलोव द्वारा किया गया कुत्ते पर प्रयोग। पेवलोव ने अपने प्रयोग के लिए लकड़ी का एक ऐसा उपकरण तैयार किया जिसमें कुत्ते को खड़ा किया जा सके। कुत्ते के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि आवश्यकता पड़ने पर एक निश्चित समय और अवधि के लिए कुत्ते के सामने भोजन लाया जा सके। इस उपकरण में घंटी बजाने तथा भोजन प्रस्तुत करने के लिए त्वरित बटनों का प्रबंध किया गया था। पेवलोव एक शरीर वैज्ञानिक था
अतः उसने कुत्ते की लार ग्रंथि में एक नली लगा दी थी, जिससे कुत्ते की लार उचित स्थान पर रखे एक बीकर में एकत्रित की जा सके। यह संपूर्ण उपकरण एक ध्वनि अवरोधी कक्ष में रखा गया और कुत्ते को उसमें खड़ा कर दिया गया। परीक्षण के लिए कुत्ते को पहले एक निश्चित समय पर भोजन का बटन दबाकर भोजन दिया गया। भोजन सामने आते ही कुत्ते की लार निकलने लगी। इस स्थिति में भोजन ने कुत्ते के लिए एक स्वाभाविक उद्दीपक का कार्य किया तथा लार आना उसकी स्वाभाविक अनुक्रिया या स्वाभाविक क्रिया थी। देखिए, स्टार्टिंग में भोजन को देख के उसकी लार आती थी, ठीक है। आगे देखेंगे कि भोजन नहीं भी दिखाई देगा और भोजन के टाइम पे घंटी बजाई जाएगी तब भी उसकी लार आएगी, मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी वही प्रतिक्रिया होगी। प्रयोग के अगले चरण में दूसरे दिन पेवलोव ने केवल घंटी का बटन दबाया। घंटी की आवाज़ सुनकर कुत्ते ने कान तो खड़े किए किंतु लार नहीं निकली। इस स्थिति में घंटी की ध्वनि लार टपकाने वाली क्रिया के लिए अस्वाभाविक उद्दीपन था, अतः लार नहीं निकली। तीसरे दिन पेवलोव ने घंटी का बटन दबाने के तत्काल बाद भोजन का बटन भी दबा दिया। इस प्रकार घंटी की ध्वनि तथा भोजन की प्रस्तुति दोनों क्रियाएं कुत्ते के सामने साथ साथ हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि कुत्ते ने कान भी खड़े किए और लार भी टपकाई। पेवलोव ने घंटी तथा भोजन दोनों के बटन एक साथ दबाने की क्रिया को कई दिन तक दोहराया और देखा कि कुछ दिनों बाद भोजन सामने लाए बिना भी घंटी बजते ही कुत्ते की लार निकलने लगती थी। पेवलोव के अनुसार इस अंतिम स्थिति में कुत्ता घंटी की आवाज़ से भोजन प्राप्त करने के लिए अनुबंधित हो गया था। इस प्रकार कुत्ता यह सीख गया कि जैसे ही घंटी की आवाज़ होगी भोजन उसके सामने आ जाएगा। सीखने की इस प्रक्रिया में भोजन उद्दीपक के रूप में, लार टपकाना स्वाभाविक क्रिया तथा घंटी से भोजन आने के लिए आश्वस्त होना अनुबंध के रूप में करता है। पेवलोव के प्रयोग का निम्न रूप प्रस्तुत है। देखिए, इसमें जो इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पे किया था। भोजन क्या था? अनकंडीशनल स्टिमुलस, और घंटी की आवाज़ क्या थी? कंडीशनल स्टिमुलस, और लार क्या थी? अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, ठीक है। और जब अनुकूलन नहीं हुआ था, अनुकूलन से पूर्व क्या था? भोजन क्या था? स्वाभाविक उद्दीपक, और लार क्या थी? स्वाभाविक अनुक्रिया, ठीक है। लेकिन जब अनुकूलन के दौरान क्या हो गया? अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी हो गई, ठीक है, और स्वाभाविक उद्दीपक क्या हो गया? भोजन, और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हो गई? लार। ये कब के बाद? अनुकूलन के बाद। ये आपकी समझ में आ गया होगा कि कुत्ते ने धीरे धीरे क्या सीखा कि मतलब फिर वो घंटी की आवाज़ से ही स्वाभाविक अनुक्रिया करने लग गया। ये देखिए, ये इस तरह से उन्होंने चित्र भी बनाया हुआ है कि इस तरह से उन्होंने क्या बोलते हैं, एक उपकरण तैयार किया था जिसमें कुत्ते को बंद किया हुआ था और इस तरह से बटन लगे हुए थे, खाना बाहर लगा हुआ था, ये पूरा दिया हुआ है। पेवलोव के प्रयोग का विश्लेषण, आइए इसे और देख लेते हैं। पेवलोव ने अपने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राणी के सामने किसी प्राकृतिक या स्वाभाविक उत्तेजक के आने पर प्राणी स्वाभाविक क्रियाएं करता है। जैसे इस प्रयोग में भोजन आने पर कुत्ते की लार निकलना, इसी प्रकार उसके सामने अस्वाभाविक उत्तेजक आने पर वह अस्वाभाविक क्रियाएं करता है। जैसे इस प्रयोग में घंटी के बजने पर कान खड़े करना। यह दोनों स्थितियां अधिगम या अनुकूलन होने से पहले की हैं, किंतु जब स्वाभाविक उत्तेजक और अस्वाभाविक उत्तेजक दोनों एक साथ प्राणी के सामने लाए जाते हैं तो पहले स्वाभाविक अनुक्रिया करता है और बाद में अनुकूलन हो जाने पर केवल अस्वाभाविक उत्तेजक के आने पर भी स्वाभाविक अनुक्रियाएं करने लगता है। इस प्रयोग में जब घंटी का बजना अस्वाभाविक उद्दीपक तथा भोजन का लाना स्वाभाविक उद्दीपक जब दोनों साथ साथ आते हैं तो कुत्ता पहले तो केवल कान खड़े करके अस्वाभाविक क्रियाएं करता है, परंतु इस
क्रिया को बार बार दोहराए जाने के कारण अनुकूलन हो जाता है, जिससे बाद में वह लार टपकाने के रूप में स्वाभाविक क्रियाएं करने लगता है। पैवलव के अनुसार यह अनुकूलन ही अधिगम है। उक्त समस्त क्रियाओं को निम्न रूपों में भी व्यक्त किया जा सकता है। ये देखिए, ये इस तरह से दिया हुआ है। पहली स्थिति क्या थी? स्वाभाविक उद्दीपक, ठीक है, प्राणी स्वाभाविक प्रतिक्रिया। भाई स्वाभाविक उद्दीपक था, उसने स्वाभाविक प्रतिक्रिया की। उसके बाद अस्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक प्रतिक्रिया। दूसरी स्थिति में इस तरह से दिया हुआ है, स्वाभाविक उद्दीपक था और अस्वाभाविक उद्दीपक, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, उन दोनों को मिला के स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई। तीसरी में अस्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक के उसमें स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई। आइए निष्कर्ष देख लेते जल्दी से। पैवलव के प्रयोग का निष्कर्ष। पैवलव ने अपने प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि अनुकूलन एक ऐसी शास्त्रीय प्रक्रिया है जिसमें कोई अस्वाभाविक उद्दीपक किसी स्वाभाविक उद्दीपक से मिलकर स्वाभाविक उद्दीपक के गुणों को धारण कर लेता है। प्राणी इसी अनुकूलन के द्वारा अधिगम करता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रकार के अनुकूलन को शास्त्रीय अनुकूलन के नाम दिया है, जिसके कारण पैवलव के अधिगम सिद्धांत को शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये नाम देख लीजिएगा। आगे देखते हैं कितना है ये, कोशिश करते हैं आज इसे खत्म करने की। पैवलव के अधिगम सिद्धांत की विशेषताएं जल्दी जल्दी देखेंगे। पैवलव के अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पैवलव का अधिगम सिद्धांत प्राणी की स्वाभाविक क्रियाओं के आधार पर अधिगम की व्याख्या करता है। यह सिद्धांत अधिगम का एक आधारभूत सिद्धांत है। यह सिद्धांत मानव अधिगम की उन यांत्रिक क्रियाओं के सीखने के लिए समुचित पुनर्वलन प्रदान करता है जिसमें सूक्ष्म मानसिक शक्तियों के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती, जैसे सुलेख, अक्षरों की बनावट व चित्र आदि। यह अधिगम प्रक्रिया को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। यह सिद्धांत अस्वाभाविक उद्दीपकों के माध्यम से मनुष्य में स्वाभाविक अनुक्रियाएं करने के लिए प्रेरित करने के अवसर उपलब्ध कराता है। यह सिद्धांत बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी आधार भूमि का निर्माण करता है। इसके द्वारा व्यक्ति को अपेक्षित दिशा में विकास करने के लिए अनुकूलन के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। यह सिद्धांत अनुकूलन की व्याख्या करते हुए बताता है कि उद्दीपक दूसरे उद्दीपक के रूप में स्थानापन्न किया जा सकता है। इस क्रिया को पैवलव ने यांत्रिक प्रतिस्थापन नाम दिया। ये देख लीजिएगा कि इस क्रिया को पैवलव ने क्या नाम दिया, तो यांत्रिक प्रतिस्थापन। आगे है पैवलव के अधिगम सिद्धांत के दोष अथवा सीमाएं। पैवलव के अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित कमियां बताई जा सकती हैं। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत की भांति पैवलव का सीखने का सिद्धांत भी सीखने की किसी एक विशिष्ट परिस्थिति की व्याख्या करता है। मनुष्य की सीखने की प्रक्रिया इतनी व्यापक है कि उसे केवल अनुकूलन द्वारा स्वाभाविक क्रियाएं करने के आधार पर नहीं समझा जा सकता। पैवलव के प्रयोग में अनुकूलन अथवा संबंध की क्रिया का अध्ययन एक कुत्ते पशु की क्रियाओं के आधार पर किया गया है, जो मनुष्य की अधिगम प्रक्रियाओं को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह विधि सीखने की विधि को केवल यांत्रिक रूप में देखती है तथा मनुष्य की तर्क, चिंतन, निरीक्षण, ध्यान, स्मरण, कल्पना तथा अनुकरण आदि मानसिक एवं बौद्धिक शक्तियों की व्याख्या नहीं करती। इस विधि से प्राप्त किया गया अधिगम स्थायी नहीं हो सकता। ब्रह्म के टूट जाने पर प्राप्त किया गया अधिगम व्यर्थ हो सकता है। कुत्ते को जब यह पता चल जाएगा कि केवल घंटी बजती है, भोजन नहीं आता, तो उसकी स्वाभाविक क्रिया समाप्त हो जाएगी। यह सिद्धांत मनुष्य की अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं कर पाता है। इस सिद्धांत की विशेष शैक्षिक उपयोगिता नहीं है, यह केवल बालकों के लिए कुछ सीमा तक उपयोगी है। पैवलव के अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, आइए इसे देख लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। पैवलव का अधिगम सिद्धांत बालकों की शिक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। क्रमिक रूप में इसके अग्रलिखित शैक्षिक उपयोग बताए जा सकते हैं। यह विधि बालकों में आचरण और पठन पाठन संबंधी कुछ स्वाभाविक क्रियाओं के लिए अनुकूलित करने के लिए उपयोगी है।
इससे बालकों में सुलेख कला, चित्रकला आदि विषयों के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। इसमें बालकों में इस विधि में पुनर्वलन और पृष्ठपोषण की पर्याप्त संभावनाएं हैं, जिससे छात्रों को संवेगों पर नियंत्रण करने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इस विधि द्वारा बालकों की बुरी आदतों में परिवर्तन या बदलाव लाया जा सकता है। यह विधि छात्रों के अनेक मानसिक रोगों के उपचार के लिए उपयोगी है। यह अनुशासन स्थापित करने में सहायक हो सकती है। विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग से छात्रों को वांछित विषयों के ज्ञान के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। इस विधि के अधिगम के लिए उपयोगिता बताते हुए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्किनर ने कहा, संबद्ध सहज क्रिया एक मूलभूत सिद्धांत है तथा इस पर अधिगम निर्भर करता है। आधुनिक शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग के लिए अनुकूलित स्वाभाविक क्रियाओं का सिद्धांत अत्यधिक उपयोगी हो सकता है। इसके माध्यम से छात्रों को अनेक प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग और उनसे होने वाले लाभ के लिए संबद्ध किया जा सकता है। पैवलव के अनुबंध सिद्धांत के 4 प्रमुख अंग देखिए कौन से 4 प्रमुख अंग हैं। स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया, अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, जिसमें प्रायः क्रमशः यूसीएस, यूसीआर, सीएस और सीआर संकेताक्षरों से लिखा जाता है। घंटी की आवाज़ को अनुबंधित उद्दीपक तथा लार को अनुबंधित अनुक्रिया कहेंगे। इस प्रयोग को निम्न ढंग से समझा जा सकता है। देखिए इस तरह से दिया हुआ है ये प्रयोग क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत। स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक, अनुकूलन स्वाभाविक उद्दीपक के लिए स्वाभाविक अनुक्रिया, उसके बाद अस्वाभाविक उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया। तो ये हमारा है सिद्धांत पूरा, पैवलव का सिद्धांत। इसे अच्छी तरह आप लोग देख लीजिए, अच्छी तरह देख लीजिए। मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि एक्सप्लेन करने में बहुत बड़ी वीडियो बन रही है। फिर भी अगर दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं। जो चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी वो मैंने बता ही दी हैं आपको। इसके जो मेन पॉइंट हैं ये इसकी विशेषताएं हैं, ये इसकी सीमाएं और दोष हैं, और बहुत ज़रूरी ये पैवलव के अधिगम सिद्धांत के शैक्षिक महत्व, ये बहुत ज़रूरी है। आप इसे ज़रूर देखिएगा, इसमें से आ जाता है एक आध। ये हमारा पैवलव का सिद्धांत आज फिनिश हो गया है। कल हम स्किनर का देखेंगे, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत सॉरी। और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा। आपका पेपर है 2 दिन बाद, 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। अच्छे से तैयारी करिए। मैं तो बहुत शॉर्ट में ही वीडियो बना पाती हूँ, पूरा कोर्स तो नहीं हो पाता है। अगर आपको कुछ भी टॉपिक आपको तैयार करना हो, पूछना हो, आप लोग मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।